अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और उससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले ईरान और पाकिस्तान की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था और बल्कि अभी तक वो चल रहा है कि गैस पाइपलाइन का उसके ऊपर काम होने अब जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि बहुत टाइम से ईरान पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट करके बैठा था उसमें उनको कहा जा रहा था कि जी इस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जाए। अब पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया है कि जी इसको जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करके और फिर उसको कंप्लीट भी कर लिया जाए, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी जी एक स्टेटमेंट आ जाता है और अमेरिका ने ये कहा है कि जी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हम हमेशा हर एक मुल्क को यही कहते हैं कि वो हमारी पाबंदियों के दायरे में रहकर काम करे और कोई खतरा मोल ले सकते हैं, यानी कि ईरान के साथ अगर पाकिस्तान ये काम शुरू करता है या इस पाइपलाइन को जो है जो काफी टाइम से दोनों में एग्रीमेंट है उसको कंप्लीट करने जाता है तो उसके ऊपर अमेरिका को ऑब्जेक्शन है। अमेरिका का कहना ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगने का खतरा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, उनसे लोन लेता रहता है, इसी तरह से जाहिर है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान को हर काम अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से, इन सबसे पूछकर ही करना होता है और उसके बगैर इनकी किसी तरीके से भी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हर तरफ से इनको परमिशन लेनी पड़ती है पाकिस्तान को, तभी कोई काम आगे बढ़ता है। इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना चाह रहा है पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान के लोगों को खास तौर पे बहुत फायदा हो सकता है कि जाहिर है कि कई चीजें सस्ती हो जाएंगी गैस पाइपलाइन आने से। यहाँ पर जो एक लोगों को प्रॉब्लम रहता है सुई गैस का वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा वो प्रॉब्लम। इसको देख के पाकिस्तान ने जाहिर एग्रीमेंट किया है और अब उसको करना भी होगा, अदरवाइज कहा यही जा रहा था कि ईरान भी कई तरह की बहुत बड़े बड़े स्केल के ऊपर जाकर जो है पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है पाकिस्तान पे कि अगर उसने पाइपलाइन पे काम ना किया। लेकिन अगर पाइपलाइन पे काम करता है तो उस वक्त ये भी देखना होगा कि अमेरिका को किस तरह से राजी किया जाए, वरना अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं जो ईरान के ऊपर है। अब इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान की जो कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे यकीनन डिस्कशन कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कौन सा रास्ता निकल सकता है जिससे कि इनका काम भी बन जाए और इनके ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी ना लगे। हम इस न्यूज़ पे जो है वो बना के रखेंगे, नज़र बना के रखेंगे और जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगी डेफिनिटली आपको बताएँगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जी बलूचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी हाँ, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है वहाँ पर एजुकेशन इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है। कहा यही जा रहा है एजुकेशन इमरजेंसी तो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में लगनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम हमारा बद से बदतर होता चला जा रहा है और बहुत ही खराब है, उसको देखते हुए लगता तो यही है कि एजुकेशन इमरजेंसी पूरे पाकिस्तान में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और हमने लेकिन ये जरूर देखा है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी वो इमरजेंसी उन्होंने एजुकेशन इमरजेंसी उन्होंने लगा दी है। अब यकीनन जो स्कूल और कॉलेजेस जहाँ पर सही काम नहीं हो रहा वहाँ पे टीचर्स को भी निकाला जाएगा और नए टीचर्स जो है उनको भर्ती किया जाएगा और इस किस्म की कई दूसरी चीजें लेकर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आई है, जो कि एक अच्छी बात है। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी की। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी जो है उसको कहा जा रहा है कि जी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ट्रेनिंग देगी क्रिकेटर्स को। जी हाँ, क्रिकेटर्स जो हमारे हैं उनको जी अब फौज जो है वो क्रिकेट खेलना सिखाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि फौज जो है वो हर काम कर रही है सिवाय अपने काम के। बल्कि फौज का काम तो ये था कि वजीरिस्तान हो चाहे गवादर हो चाहे केपीके हो, वहां पर जो है लोगों को
वहां पे जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं, उन चीजों को रोकने के लिए डिफेंस पे काम करने के लिए जरूरत थी। लेकिन हमने ये देखा कि जी जो हमारी आर्मी है वो अब जी क्रिकेट भी सिखाएगी, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी 2 मंथ्स तक जो है। वो ये हमारे जितने खिलाड़ी हैं वो जाकर फौजियों से ट्रेनिंग लेंगे, और फौज की नहीं जी बिल्कुल, बल्कि क्रिकेट की लेंगे। और ये बड़ी अजीब बात है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हर काम करते हैं सिवाय अपना काम करने के। पाकिस्तान में जी आजकल किसी की जान भी जो है वो महफूज नहीं है, जैसे कि हम आपको बताया ही करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी है कि चाहे वो लोग केपीके में हो, चाहे गवादर में हो, हर तरफ जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी जो है वो हमारे क्रिकेटर्स को क्रिकेट सिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बात करेंगे हम हमारे जजेस की। जी हाँ, और पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि जो जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लेटर लिखा है, उसमें ये कहना है, ये इन जजेस ने लिखा है जिनकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। इनका कहना ये है कि जी इनके फैसलों में एजेंसी के लोग जो है वो इंटरफेयर करते हैं। जी हाँ, जो फैसले अदालत दे रही है, इनका मतलब ये है कि जो फैसले अदालत से आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे एजेंसीज का रोल है, और एजेंसीज यकीनन जाके इनको जजेस को जो है डराते धमकाते होंगे, कुछ ना कुछ कहते होंगे, जिससे कि इनके फैसलों में जो है फर्क आ जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि जिन फैसलों के अंदर एजेंसी के लोग इन्वॉल्व नहीं होते, क्या वो फैसले सही आ रहे हैं? अभी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब का केस जो है वो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है, और खान साहब को रिलीफ किसी तरीके से मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। मगर ये जरूर है कि उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये हुआ था, उससे पहले गवर्नमेंट्स के साथ भी यही कुछ होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। मगर ये जरूर है कि अब इसके ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई है पाकिस्तान में। जो जजेस ने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जी एजेंसीज जो है हमें हमारा काम इंडिपेंडेंटली नहीं करने दे रहे, और उनके हर फैसले में इंटरफेयर किया जाता है। अब एजेंसी वाले जो है इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन बात सारी है कि बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, और यकीनन जजेस ने अपने अपने तौर पे जो बात की है वो ठीक ही की होगी। और यकीनन हमारी एजेंसीज जो है वो हर काम में तो मदाखलत करती हैं, हर काम में इंटरफेयर करती हैं। तो फिर जाहिर है कि जजेस को कैसे वो अकेला छोड़ देते कि जी तुसी जो मर्जी वो करो। जाहिर है उनके फैसलों में भी यही कुछ हो रहा है, और इसी तरीके से जो है वो बताया जा रहा है कि जी जजेस को भी फैसला इंडिपेंडेंटली नहीं करने दिया जा रहा। बात करेंगे हम उस्मान डार साहब की। इनको उम्रे की इजाजत मिल गई है। इनका नाम ईसीएल में था, जी हाँ ईसीएल से उनका नाम निकाल दिया गया है, और अब जो है वो उम्रे के ऊपर जा सकते हैं। अब परवेज इलाही साहब को पिम्स हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। वो आपको वो जैसे बताया था कि गिर गए थे, वो वॉशरूम में गिर गए थे शायद, और अब कहा यह जा रहा है कि उनको तकलीफ की वजह से जो उनके जॉइंट्स वगैरह जो हैं उसमें कुछ तकलीफ हो गई है, तो इसलिए उनको जो है वो जी भेज दिया गया है, पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। हम दुआ करते हैं कि जल्दी परवेज इलाही साहब की तबीयत जो है वो। प्रियंका चोपड़ा को कौन नहीं जानता। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं, और बहुत जबरदस्त किस्म की मूवीज इनकी जो है वो आया करती हैं, और खैर कुछ तो मैंने भी देखी है। जैसे मुझे इनकी एक मूवी फैशन बहुत पसंद है, और इसी तरह से और कई बर्फी एक मूवी आई थी वो बहुत अच्छी थी, और कई दूसरी मूवीज जो है इनकी बहुत देखी है मूवीज मैंने तो, और सभी ने देखी होंगी ऑफ कोर्स। जी हाँ, तो प्रियंका चोपड़ा जी और उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, सबके साथ जी वो राम मंदिर विजिट पे गई थी, और ये पिक्चर्स आपने यकीनन देखी होंगी सोशल मीडिया पर। और जी हाँ, राम मंदिर का विजिट किया है प्रियंका चोपड़ा ने, और ये पिक्चर्स जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी देखी जा रही हैं। लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो कि काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, और लोग पाकिस्तान में भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, उनका जो विजिट है राम मंदिर का, उसको लेकर लोग काफी लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे। लेकिन साथ साथ कंगना की बात भी हो रही है, जिनको के शायद कांग्रेस की कोई लीडर है, उन्होंने कुछ गलत सलत बोल दिया, और उसके बाद बड़ा स्ट्रांगली कंगना ने जो रिस्पांस किया उनको, उसके ऊपर भी यकीनन कंगना को दाद तो बनती है कि डरी नहीं, घबराई नहीं, और अपने डिफेंस के लिए जो है ये अपने आप को उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, जैसे उन्होंने जवाब दिया उस बात का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना चाहूंगा, एक तो मालदीव के भाईजान जो दाढ़ी वाले हैं वो भी थोड़े नरम हो गए हैं उन्होंने, क्योंकि आज उन्होंने भारत का कर्जा है काफी, और उन्होंने रीस्केड्यूल कराना था, तो वो थोड़े भारत के भी गीत गा रहे हैं। वो लोग उससे गलत मतलब ले रहे हैं कि शायद ही इज अ चेंज ऑफ हार्ट। लेकिन
जयशंकर साहब निकले हुए हैं। जयशंकर साहब जो सिंगापुर और फिलीपीन जाना दर हकीकत, और फिर उसके बाद मोदी जी का भूटान में जाना, ये सारा दर हकीकत इज बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल अगेंस्ट चाइना। और दूसरा इलेक्शन हो रहा है। मोदी साहब 400 नहीं तो 370-80 सीटें तो जरूर लेंगे, पॉपुलर हैं इस वक्त। मोदी साहब का जो जादू है वो सब चढ़ के बोल रहा है भारत के अंदर। पहले जो मैं देख रहा था उनका, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया था जब मैं भारत में था, तो एक वर्ड बड़ा मशहूर था वहां पे, जो स्लोगन था मोदी जी की गारंटी है। तो अब वो खासकर दूसरा स्लोगन मुझे पता चला है आज कि मोदी जी का परिवार, वो उसे कहते हैं ना कि कांग्रेसी पार्टी जो है वो उनमें एक ही परिवार है, गांधी वो सारे एक ही परिवार पार्टी के अंदर घुसा हुआ है। तो वो मोदी साहब ने अपना उसका स्लोगन बनाया है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, भारतीय लोग मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है। तो वो ये दो स्लोगन इस वक्त जो लेटेस्ट है बच्चे बच्चे के मुंह पर है। मैंने जो बात चीज देखी थी वहां के हर दूसरे चौक में मोदी जी का वो प्ले कार्ड पड़ा हुआ था, वो उनका वो पूरा जिस तरह लगता है कि मोदी साहब खुद खड़े में, लोग खड़े वो साथ तस्वीरें बनाते थे। ये देख। और दूसरी मैंने एक बात खासकर नोट की थी, दो चीजें खासकर मैंने नोट की इस दफा, और मेरे साथ जो दोस्त भारतीय थे वो भी देखते थे कि दो चीजें। एक तो अयोध्या मंदिर की वजह से पूरे भारत के अंदर हमने देखा तो वो जो केसरी झंडे थे, जय श्री राम के जिस तरह वो कहते थे। फिर मेरे कुछ भारतीय दोस्त थे वो कहते थे जी वो जब मंदिर हो रहा था तो उस वक्त गांव शहर में सुबह सुबह लोग निकलते थे, जुलूस निकालते थे जिसमें अपने सारे जो हिंदू थे वो गाने गाते थे। तो दूसरा उसमें ये मोदी साहब का देखा कि कोई 5 मिनट नहीं गुजरते सामने मोदी जी की तस्वीर नजर आ जाती किसी ना किसी फॉर्म और शेप में। लेकिन जो ही मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं तो वहां भगवंत मान साहब जो है आम पार्टी वाले, उनकी तस्वीर बिल्कुल उसी तरह सामने आ जाती थी। दिल्ली में थे कि जहां जाते थे तो वहां मोदी जी और साथ अपना आदित्य योगी साहब की तस्वीर फौरन आ जाती थी। तो ये दो चीजें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी हैं वहां पे कि एक तो झंडे, और मैं खासकर जो जिस जगह पे गया था जो मेरा मैं होम समझता हूँ, हिंदू बेल्ट है बिल्कुल, इंदौर। वहां पे तो खैर जाहिर है बहुत ज्यादा वो काउ बेल्ट उसको कहते हैं। तो वो, और फिर वहां सराफा बाजार में गया रात को शाम के टाइम, वो जिस तरह आपके फूड स्ट्रीट होती है दिन में वो सराफा बाजार है, शाम को वो पूरी मार्केट बन जाती है। तो वहां जाके फूड एंजॉय की। तो वहां पे मैंने देखा कि सारी चीजें थी, बल्कि मैंने वहां से एक तस्वीर आपके लिए बनाकर लेके आया था इंदौर से, जो खासकर जो देखने वाली थी कि बिल्कुल सड़क से एक साइड पे मंदिर था और सड़क से दूसरी साइड पे मस्जिद थी और कोई मजार भी था। और मैं दोनों के अंदर जाके जगह मैंने वीडियो भी वहां से बनाई थी, तस्वीर मैंने खासकर कहा था कि आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वहां पे कोएग्जिस्टेंस, एक दूसरे को रिलीजियस टॉलरेंस मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा ये उनके अंदर प्लस चीज है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का उनके अंदर मानना है। और एक बहुत बड़ा कंट्री है, इक्का दुक्का केसेस तो फिर आरजू हर जगह होते हैं। और दूसरा आरजू मैं समझता हूँ हर कौम और हर मजहब के अंदर कुछ परसेंटेज लोगों की होती है जो ट्रबल मेकर होते हैं, दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर। और उसके ऊपर अगर राय बना लेनी कि सभी हिंदू ऐसे हैं, सभी मुसलमान ऐसे हैं, सभी सिख ऐसे हैं, तो that will not be fair with them। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए पता नहीं कब सीखेंगे। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। और इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया है। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे
क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ, और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूं इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों पे कंट्रोल करें, लर्न करें, लर्न करें। आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, लर्निंग मोड में जाओ। और लर्न आप ऐसे ही होना चाहिए। जब लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते। और मैं यही चाहूंगा, मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखूं। जी हाँ, और महंगाई से हमारी जो पब्लिक है उसके लिए जी एक बार फिर जो है मैं ये बताती चलूँ आपको कि जी तकरीबन 8 रुपए जो है फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ने वाली है। और जाहिर है उसके साथ ही साथ आप जैसे कि देखेंगे कि हर चीज ही महंगी हो जाएगी और लोग जो है मजीद परेशान हो जाएंगे। उससे पहले जैसे कि आप साजिद ताड़ साहब का क्लिप आप लोग देख रहे थे, उसमें यही बात हो रही थी कि भारत की बात वो कर रहे थे कि भारत ने किस तरह से प्रोग्रेस की है, किस तरह से आगे बढ़ा है। खास तौर पे डॉक्टर जयशंकर और पीएम मोदी की बात उन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ सीखने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, अपने तौर पे बातें करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे, पाकिस्तान को वैसा बना देंगे, लेकिन अपने पड़ोसियों से कुछ भी सीखने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। और बल्कि बड़ी इंसल्ट फील होती है कि अरे हम भारत से सीखें। इस किस्म के लोग यहाँ पर हैं, तभी पाकिस्तान का ये हाल है। हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी प्रोटेस्ट करने की और जलसा करने की, बल्कि जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल रैली करने की परमिशन मिल गई है, जो कि काफी टाइम से जो है कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई की तरफ से, कि उनको परमिशन मिल जाए पॉलिटिकल रैली करने की। और वो यकीनन जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स के खिलाफ वो ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और अब उनको परमिशन मिल गई है। लेकिन वो अकेले नहीं है जी, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी 8 फरवरी को जो है वो उनका कहना ये है कि 8 फरवरी के जो नतीजे हैं उसको वो नहीं मानते। और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी प्रोटेस्ट करने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। और अब देखते हैं कि ये दोनों लोग मिलकर इमरान खान और इमरान खान की पार्टी और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, ये मिलकर जो प्रोटेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट कुछ निकलेगा या कोई फायदा किसी को नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर लोग जो है काफी परेशान है। पाकिस्तान की आम पब्लिक को पता है कि जी फ्यूल प्राइस जो 8 रुपए तकरीबन बढ़ाए जाने वाले, उसके साथ ही बिजली के बिल भी बढ़ जाएंगे, बाकी यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ जाएंगे, हर चीज पाकिस्तान में महंगी हो जाएगी। और लोग किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे ये तो खैर बहुत मुश्किल बात है, या बहुत मुश्किल अंदाजा है जो आप लगाने की कोशिश भी करें तो नहीं लगा सकते। ये जरूर है कि हर चीज, चाहे वो मेडिसिन हो या कुछ भी हो, हर चीज जो है वो महंगी हो जाएगी, मजीद महंगी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत महंगी है लेकिन मजीद महंगी हो जाएगी। लेकिन खैर इससे हमारे हुक्मरानों को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी इनको मैटर ही नहीं करता है, चाहे उसकी चाहे जो भी हालत हो जाए, ये अपनी धुन में रहते हैं। और वैसे ही जैसे साजिद ताड़ साहब कहते हैं कि जो पैसा भी आता है, चाहे वो आईएमएफ से आए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आए या दुनिया के किसी भी कोने से आए, वो घूम फिर के वहीं चला जाता है, इन्हीं लोगों के प्लॉट, इन्हीं लोगों के फ्लैट्स, इन्हीं लोगों के अपार्टमेंट्स, घर, और इनके बच्चों की स्कूल फीस जो पूरी दुनिया में पढ़ने के लिए इन्होंने भेजे होते हैं वहां ही चली जाती है। और वो पैसा जो आम पब्लिक के लिए आया होता है वो आम पब्लिक पे कभी भी नहीं लगाया जाता। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।